मैं बता रही थी बोहर मॉडल के बारे में पिछली वीडियो में। तो बोहर मॉडल बेसिकली क्या होता है कि बोहर ने बोला था कि एटम होता है, एटम होता है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है और प्रोटॉन के अंदर न्यूट्रॉन होता है, जो कि जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के आसपास हर जगह इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिट में, और ये क्या होती है, फिक्स्ड ऑर्बिट होती है और स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो उसने क्या बोला था कि जैसे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिंग सी बनी होती है। जैसे ये n=1, अब बताऊँगी अभी क्या होता है, 2 और ये 3 ऐसे करके 4 मतलब बनती रहती है। ऐसे जितना बड़ा आइटम है उसके हिसाब से रिंग बनती रहती है। ये बोला था बोहर ने। तो ये क्या हो गई, ये आपकी पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, 3 हो गई, चौथी हो गई, ऐसे बनती रहती है। तो ये n=1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसको हम KLMN भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, ये वाली बात है। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं कि बेसिकली होता क्या है। इसमें तो बड़ी डायरेक्ट बताया है, इस पे आ जाते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रा आ गया, बोहर मॉडल कहाँ है। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है इसका, ये वाला, ये देखते हैं कैसे बनेगा। हमने पीछे क्या देखा था, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या देखा था बताओ। E माइनस ई नॉट। अब E क्या है, एच म्यू, और ई नॉट क्या है, एच म्यू नॉट, और यहाँ पे के ई। अच्छा, अब इनको खोल देते हैं। के ई क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। अब देखो ये एच म्यू को ये रख दो, ये माइनस में जैसे प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और ये तो यही है, तो ये हो जाएगा एच म्यू। तो ये फॉर्मूला ये भी एक बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, अगर वो बोलते मोमेंटम निकालो, है ना, और ये दे दे वी दे दे, या वेलोसिटी निकालो, तो ये वाला फॉर्मूला निकलेगा। कंफ्यूज नहीं होना है। वेलोसिटी और मोमेंटम की बात करें तो ये नहीं सोचना कि अरे ये तो था ही नहीं चैप्टर में, था, फॉर्मूले से ही निकला है। ठीक है, देखिए अभी बोहर मॉडल की बात कर रहे थे ना, बोहर मॉडल कहाँ है। तो बाल्मर सीरीज़ पे आगे डायरेक्ट ये रहा बोहर मॉडल। नील्स बोहर नाम था इस इंसान का, इसमें तो ढंग से दे ही नहीं रखा, छोड़ो। अच्छा, क्या बोहर मॉडल ने जो बताया था वो तो समझ गए। अब क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मतलब बेसिकली बताऊँगी अभी, h/2π। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम तो मालूम ही होगा, एम से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, बेसिकली घूमने वाला मोमेंटम। ये जो घूम रहे हैं इसको भी तो मोमेंटम चाहिए, उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। उसका क्या फॉर्मूला, MVR, एंगुलर मोमेंट का फॉर्मूला है MVR। ठीक है, तो अब इसने क्या है, एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब किसका मल्टीपल है, वो h/2π। और ये n हमने क्यों लगाया, n मतलब नंबर ऑफ, मतलब कितना ज़्यादा तुम्हारा क्या कहते हैं, ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट का है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो लगा दो। h की वैल्यू मालूम है कांस्टेंट होती है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, MVR की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, r की भी वैल्यू शायद कांस्टेंट होती है। ठीक है, r अभी बताऊँगी क्या होता है। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। देखो ये रहा फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I इंटू इसी का कहते हैं, मैं भूल गई, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हमने MVR निकाला है। देखो MVR, एंगुलर मोमेंटम मतलब MVR, ये निकालने को नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा। अच्छा, जो n है यहाँ पे, जो n था, सॉरी ये नंबर ऑफ़ ऑर्बिट नहीं था, जो यहाँ n है ये नंबर ऑफ़ ऑर्बिट नहीं है। n क्या है यहाँ पे, डेल्टा एनर्जी अपॉन h। को तो मालूम ही, डेल्टा एनर्जी का फॉर्मूला भी मालूम है,
एच अपन एच म्यू, इसको हम क्या E2 - E1 मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी अपॉन एच, एन का फॉर्मूला है। फॉर्मूले जो लिख रही हूँ लिखते जाना फॉर्मूला। अच्छा सही बोली थी मैंने, एन की वैल्यू ऑर्बिट हुई होगी 1 2 3, जैसे ये ऑर्बिट ना 1 2 3 4, तो वैल्यू ये लगेगी, पर फिर भी बता दीजिए। ठीक है, MBR ये रहा फॉर्मूला। वेयर जो एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो वो एम था वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वी क्या थी वेलोसिटी थी, आर क्या थी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, और एच अपन 2 तो मालूम नहीं है। अच्छा अब इसमें क्वांटम नंबर आ गया, अरे शिट, एक सेकेंड। एक सेकेंड, हट गया था ये। वीडियो आगे स्किप कर देना थोड़ी देर तक, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो हटा नहीं रही वरना फिर दोबारा बनानी पड़ेगी। अब आ जाएगा नेट, एक सेकेंड आधा। हाँ तो एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे थे, ये हो गया। अब थोड़ी जल्दी जल्दी कराएंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट हो गया वैसे भी। द एनर्जी इज एब्जॉर्ब और एमिटेड ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन। तो जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब या फिर निकलेगी तभी जब इलेक्ट्रॉन होगा वो ट्रांजिशन, मतलब ऐसे से टकराएगा। देखो जैसे कि ये है, ठीक है, अब इससे जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा ऐसे करके वो टकराता रहता है, तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बार बार जिगजैग होगा तभी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसी एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है या तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है मेटल के मतलब ब्लैक बॉडी के अंदर, या फिर बाहर निकल जाता है। तो जैसे ये ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो टकराता है वो ऐसे करके लाइन्स में, टकराया, तो या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर एमिशन मतलब बाहर निकल जाएगा। रेडियस ऑफ बोहर मॉडल, अब जो अभी ऊपर आर पढ़ा था, जो फॉर्मूले में आर था ये रहा, ये आर का क्या वैल्यू है मैंने बताया था। ये वो होता है, इसका एक फॉर्मूला अलग से होगा, ये आ सकता है क्वेश्चन, सही बता रही हूँ। रेडियस ये जेई में भी आता है कई बार, रेडियस ऑफ बोहर मॉडल पूछ दी जाती है, इनडायरेक्टली पूछा जाता है।
तो बोहर ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है, आर एन इजिकल्स टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, ये आर नॉट क्या है, बोहर की रेडियस है, ये बोहर की ऑर्बिट की रेडियस है, ऑर्बिट की है। ठीक है, बोहर की ऑर्बिट की रेडियस है, ऑर्बिट। एन स्क्वायर कितने तुम्हारे पास एन है, 1 2 3 4 5 जितने भी हैं। ठीक है, जेड क्या है, जेड तो मालूम ही होगा, वो होता है एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट है, 52.9 पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या होता है, इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो 529 इंटू 10⁻⁻12। फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट और फॉर हीलियम आइन। अच्छा एक चीज़ बताओ, हीलियम आइन के लिए जेड क्या होगा, 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, हीलियम का 2 होता है। ठीक है, तो इसलिए 2। अब एन की वैल्यू में मालूम है सेकंड दे रखी है, तो एन इज बराबर 2। देखो जितना सेकंड बोले, रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उतनी ही एन की वैल्यू होती है अपनी। बस फॉर्मूले में पुट कर दी, आर नॉट की वैल्यू मालूम है ये होती है, पुट करके लगा देते को 2 इंटू 2 स्क्वायर, और आर नॉट को ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगस्ट्रॉम क्यों लगाया है, क्योंकि -12, अच्छा 10 कम हो गई ना, इसलिए एंगस्ट्रॉम, पहले -12 थे तो 10 कम, 2 कम हो गए थे, तो इसलिए एंगस्ट्रॉम लगा दिया। ठीक है, वैसे -10 में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा वेलोसिटी क्या होती है, अच्छा ये एक तो वो हो गया फॉर्मूला बोहर की रेडियस का। अच्छा वेलोसिटी पूछ ले, बोहर की वेलोसिटी पूछ ली रेडियस की, तो क्या होगा 2.8। ये भी फॉर्मूला ही है, वो मत समझना, कांस्टेंट इंटू जेड। जेड तो वही है मालूम है जितने, अगर आपको हाइड्रोजन का पूछा है, ज़्यादा का पूछता नहीं, हाइड्रोजन का पूछता है 1 लगा देना, हीलियम का पूछेगा 2 लगा देना, लिथियम क्या पूछेगा तो 3 लगा देना। ठीक है, तो जेड की वैल्यू उस हिसाब से लगेगी। एन क्या है, कौन सी ऑर्बिट में है, जैसे मैं सेकंड पूछा था तो सेकंड 2 लगा दी ऐसे करके, और ये आगे का सेम ही रहेगा 2. ये याद कर लेना, ये 12th में भी काम आएंगे। ये वेलोसिटी पूछी इलेक्ट्रॉन की थर्ड, लिथियम का 3 होता है, बताया अभी बताया जस्ट। ठीक है, और ये वेलोसिटी हमने लगा दी बस। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट। एनर्जी क्या होती है, अभी तो रेडियस की बात कर ली, वेलोसिटी की बात कर ली, एनर्जी क्या होती है बोहर में, तो वो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी पूछ सकता है, रेडियस पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है -RN, ये क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, जेड का स्क्वायर और एन का स्क्वायर। जेड मालूम ही है, अभी बताया कितने, जितने तुम्हारे एटॉमिक नंबर है वो हुआ जेड, मास नंबर नहीं सॉरी एटॉमिक नंबर था। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का तो 1, अगर उसका पूछ लिया सोडियम का क्या होता है 11 नंबर होता है, तो 11 लगा। वैसे इतने का पूछता नहीं है, ज़्यादातर इन्हीं तीनों को पूछेगा। ठीक है, एन तो कितने कौन सी ऑर्बिट में पूछ रहा, और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, इसकी याद करनी पड़ेगी, बताती हूँ क्या होती है। इसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। जो कांस्टेंट वैल्यू बता रही हूँ ना सब कुछ लिख लो, प्लैंक्स कांस्टेंट की, स्पीड ऑफ लाइट की, इसकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कभी बदलेगी नहीं किसी भी क्वेश्चन में, यही लगानी है, याद कर लो। बस ये दोनों बदलेंगे, ये सेम रहेगी हमेशा। जैसे हाइड्रोजन एटम है, ये आगे का रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लगा दी। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, और हाइड्रोजन का जो ऑर्बिट है वो भी 1 ही होती है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो ये एकदम सेम टू सेम हो गया। ठीक है, तो मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए सेम ही रहती है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर वो बोले कि जो क्या कहते हैं एन है, अगर 2 के लिए n 2 के लिए अगर एन की वैल्यू 2 रख दो तो भी ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी। ऐसे ही एक्साइटेशन एनर्जी की बात करते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन। एक्साइटेशन बेसिकली ये होता है कि कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए, उसे कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे कि उसके अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो अगर n=1 ऑर्बिट पे, पहली ऑर्बिट है, उसे सेकंड पे जाने के लिए या फिर थर्ड पे जाने के लिए कितनी, या फिर आगे कितनी भी एनर्जी, इनफाइनाइट तक कितनी भी एनर्जी है, उसको जाने की जितनी एनर्जी चाहिए उसी को कहते हैं एक्साइटेशन। मतलब तो उन्हें एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं।
तो ये डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई एन मतलब क्या है, इन्फिनिटी तक कितना भी, ठीक है, माइनस ई वन मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर यहाँ पे ई वन है, ये एन की वैल्यू 1 है तो 1 लगेगी। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 से 3 में जा रहा है तो यहाँ 3 लिखोगे या 2 लिखोगे, समझ रहे हो ऐसे। जैसे अगर यहाँ पे 4 मतलब इलेक्ट्रॉन 1 पे और 4 पे जाना चाहता है तो यहाँ 4 लिखोगे या 1 लिखोगे, ठीक है। तो देखो ये तो वो है रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड, ये भी इसका फॉर्मूला एक तो ये है और एक ये वाला फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले अलग अलग हैं डेल्टा ई के, ठीक है। रेडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर, अब जो था ऊपर देखा था ना जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये था जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, सेम फॉर्मूला है, बस ये जो एन स्क्वायर है ना ये फाइनल और इनिशियल में बढ़ जाएगा। कैसे, ये इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में कहाँ था इलेक्ट्रॉन, पहले पे था और एंड में कहाँ था, इन्फिनिटी पे था। अब 4 पे गया 3 पे गया तो वो लिखेंगे उसका स्क्वायर। बताती हूँ कैसे, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू जेड कितना है, ऐसे हाइड्रोजन की बात हो रही है तो 1 आएगा यहाँ पे। अच्छा 1/n इनिशियल का स्क्वायर, जैसे कि किस पे है, कौन सी ऑर्बिट पे, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे है तो यहाँ 1 का स्क्वायर आएगा, -1NF मतलब फाइनल किस पे है उसका स्क्वायर। फाइनल जैसे अगर इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड ऑर्बिट पे है तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। इन दोनों पहले सबसे पहले डब्बे के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, इसको पूरा सॉल्व करके जो आएगा उसको इनसे इंटू करेंगे। सी दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n इजिकल्स टू 1 देखे, हीलियम की बात हो रही, हीलियम का कहता है 2 था, z इजिकल्स टू 2 था, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस पूछा और नॉर्मली लगाया है, रेडियस में रेडबर्ग कांस्टेंट में लगा दिया, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, एनर्जी आ गई। अब एनर्जी को इस वाले फॉर्मूले रेडियस वाले फॉर्मूले में लगा दिया, ठीक है। ये वही वाला है, पीकोमीटर है, देखो ये पीकोमीटर है, लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इन्होंने मतलब जो पीकोमीटर में -12 था ना, देखो 5 2.9 था, 5 2.9 था, इसने बस 0 इधर करके एंगस्ट्रॉम में बदल दिया। ये हुआ है एक कैलकुलेशन को एंगस्ट्रॉम में लाने के लिए, पीकोमीटर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाउ मच एनर्जी, ठीक है। ये इसमें क्या था, बेसिकली आपको n1 दे रखा है और इन्फिनिटी वो चाहिए, इन्फिनिटी तक किसी इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है तो कितनी एनर्जी लगेगी, सॉरी 5 से इन्फिनिटी तक लेके जाना है, ठीक है, 5 से इन्फिनिटी तक लेके जाना है। तो देखो इनिशियल क्या था ऑर्बिट 5 और इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी जब भी आता है ना 1/इन्फिनिटी का है तो ये 0 माना जाता है, मतलब कट जाता है पूरा। तो यहाँ पे ये से हटा दो, 1/25 ही माना जाएगा, इसको सॉल्व कर दो बस, ठीक है। ये हटा के इसको 1 का तो स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये तो इतना ही हो जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा, ये कट जाता है पूरा, जब भी 1/इन्फिनिटी आता है। तो ये क्योंकि इसका कोई वो है ही नहीं, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज एसोसिएटेड बाय एनालाइजिंग द एमिटेड लाइट। ये तो कुछ याद करने के, एमिशन स्पेक्ट्रम में इसलिए क्या होता है, आप प्रिज्म देखा है, प्रिज्म कैसा होता है, प्रिज्म को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जैसे कोई रेक्टेंगल का फॉर्म होता है और पीछे भी उसका कुछ बना होता है ऐसे करके था, तो ये प्रिज्म होता है। प्रिज्म में आप ध्यान से देखोगे 7 कलर बनते हैं, विबग्योर के पढ़ाई होगा, ठीक है। कंटिन्यूस आपके एमिशन स्पेक्ट्रम क्या क्या चीज़ होती है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होती है, इट इज़ ऑब्टेन व्हेन सनलाइट इज, ये क्या होती है, जब सनलाइट आपके पास होती है प्रिज्म के थ्रू, इट गेट डिस्पर्स, वो डिस्पर्स हो जाती है, उस कंटिन्यूस बन जाती है डिफरेंट कलर का, जिसे विबग्योर कहते हैं, इसे कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कंट्रास्ट में व्हेन वाइट लाइट, अब क्या होती है उसमें सनलाइट थी, इसमें वाइट लाइट होती है, बल्ब की लाइट कोई भी हो सकती है, इस पास थ्रू द एनी सॉल्यूशन, ये कोई भी सॉल्यूशन से हो सकती है। सॉल्यूशन एब्जॉर्ब, अब सॉल्यूशन क्या होता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को और डिफरेंट वेवलेंथ निकालता है। व्हेन द ट्रांसमिटेड लाइट इज ऑब्टेन विच डार्क लाइन्स आर अपीयर्ड ऑन ब्राइट बैकग्राउंड, मतलब बेसिकली जो लाइन्स होती हैं वो एकदम ब्राइट बैकग्राउंड में दिखती है। देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कुछ ऐसे के 7 कलर दिख रहे हैं, एमिशंस लाइन सॉरी ये कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और जो एमिशन मतलब जो लाइंस निकलती हैं वो ऐसी दिखती हैं काली काली से कुछ, ये जैसे कि ये एमिशन स्पेक्ट्रा है, ये देखो क्या है सन आया और ये एमिशन स्पेक्ट्रा। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जैसे कैसा है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखा ऐसे करके, ठीक है। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नहीं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, व्हेन H2 गैस एट लो प्रेशर, मतलब जो हाइड्रोजन गैस होती है कम प्रेशर पे
जब वो एक डिस्चार्ज ट्यूब में से उसे पास की तो वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करती है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। इस ऑप्टेन ये प्रिज्म की बात हो रही है, प्रिज्म में, ठीक है, हाइड्रोजन को लगाया और बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करती है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। इसे कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं, उसको लगा देते हैं। इसका ये प्रिज्म में जैसे हाइड्रोजन को पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो स्पेक्ट्रम क्रिएट करती है। अच्छा, अब लामन बाइमर पार्सन और ये आ गई, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं जो ऊपर फॉर्मूला अच्छा ये तो हुआ है रिडबर्ग कांस्टेंट का। देखो इतना तो हमने पढ़ा था ऊपर एनर्जी का, इसको भी भूल जाओ, जो मैं बताऊंगी वो पढ़ना अभी, ठीक है। एक सेकेंड यार, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर भी दे रखी थी। देखो ये भी रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अच्छा ये जूल में दे रखी है और वो किसी और में दे रखी होगी। हाँ ये सेंटीमीटर और मीटर में दे रखी है, ये भी लगा सकते हो, मर्ज़ी है भाई अपनी अपनी। अच्छा ये बताती ये क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, सी है, ठीक है। देखो अभी मैंने क्या कहता था कि ऑर्बिट में घूमता है, तो एक होती है ऑर्बिट n=1, इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं नाइमन सीरीज़ कहते हैं। n=2 इसे कहते हैं बाल्मर, नाम याद करने ज़रूरी है बाल्मर, क्योंकि एक बाल्मर और लाइमन नाम के इंसान, ये इंसानों के नाम है, उन्हीं के नाम से किया है क्योंकि इन लोगों ने डिस्कवर की थी ये सब चीज़ें। पास्चन, ये आई थिंक ब्रेसिड तो नहीं होगा, ब्रैकेट होगा, चलो स्पेलिंग देख लेना आप थोड़ी। और पी फंड है ये, ठीक है, ये 4 के लिए 5 के लिए, ठीक है। तो ये नाम है, ऐसे कर करके इन्फिनिट तक जाता है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में 5 तक ही है। अच्छा जो लाइमन सीरीज़ होते हैं, अब ये देखो जो याद करने की चीज़ है, लाइमन सीरीज़ किसके अंडर में आती है, यूवी रेज, ठीक है, ऊपर पढ़े थे हमने। बाल्मर सीरीज़ एक लौती सीरीज़ है जो विजिबल रेंज में आती है, इस पर 100% MCQs बनते हैं कि कौन सी ऐसी वो है सीरीज़ जो कि विजिबल रेंज में आती है, बाल्मर है, ठीक है। और इंफ्रारेड में 3 आती हैं, देखो एक सेकेंड, 1 2 3, अच्छा हाँ, तो ये तीनों इंफ्रारेड रेज में आती है, ठीक है, समझ गए। फॉर्मूला जो था ये वाला ऊपर देखा था, क्या था, रिडबर्ग कांस्टेंट था, ठीक है, ऐसे लिखते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड का स्क्वायर 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस n फाइनल का स्क्वायर। अच्छा ये ई था यहाँ पे, अब ई को कैसे लिख सकते हैं हम, ई को कैसे लिख, ई जो वेव नंबर के इक्वल भी होता है, ई वेव नंबर का क्या फॉर्म है 1/λ। अगर क्वेश्चन में आता है कि आपको वेवलेंथ निकालनी है और ये सब कुछ दे रखा हो, तो आप इससे वेवलेंथ भी निकाल सकते हो 1/λ करके, और इस पूरे फॉर्मूले को लिख के ये भी निकाल सकते हो। अगर वेव नंबर निकालने को आता है तो भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है, एनर्जी की जगह बस वेव, जैसे एनर्जी निकालते वैसे ही वेव नंबर निकाल सकते हो। और रिडबर्ग कांस्टेंट अगर आपको ये वैल्यू लगानी है रिडबर्ग, ये भी लगा सकते हो, वो लगानी, बस ऐसा यूनिट का ध्यान रखना, अगर वो वाली वैल्यू लगाओगे तो जूल में आंसर लिखना, और अगर ये लगा रहे हो तो सेंटीमीटर और मीटर में लिखना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल है कितनी, ठीक है, तो क्या कैसे निकालोगे, डेल्टा एन, मतलब बेसिकली एन, ये डेल्टा छोड़ो, n+1/2, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि चलो बताओ कि n बराबर मैंने 2 दे दिया, टोटल स्पेक्ट्रल एन 2 के अंदर कितनी है, कैसे बताओगे, 2 + 1 और 2, ये पहले अंदर वाले सॉल्व करते हैं, 3 हो गया, 2 × 3 6/2 कितना 3, तो सेकंड नंबर ऑफ ऑर्बिट में कितने स्पेक्ट्रल 3 होती हैं, देखो अभी दिखा दूँ कितनी होती है, देखो सेकंड में क्या है बाल्मर 1 2 3, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, 2 + 1 3 तो होता है, 2 × 3 6 होता है, 6/2 सही तो है। मुझे लग रहा है इस डायग्राम में कोई दिक्कत होगी, पहले में कितनी होती है 5 1 2, ये ऐसे कर करके, मतलब एक कम होती है, 5 है तो 4 नहीं 4 ही 4 है सब, तो सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, आज 4 है, इसमें 5 है लाइमन में, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द
अब ये वही वाला फॉर्मूला मैंने भी बताया कि वेवलेंथ आधा निकालने को तो ऐसे ये भी निकाल सकते हैं वेवलेंथ। बाकी एन की वैल्यू दे रखी है 2 से लेके 1। अच्छा, अब ये बोले कि एन जो है 2 2 1 है, तो 2 जो ये पहले दे रखा है ये फाइनल वाली होती है, मतलब यहाँ लिखी जाएगी, और ये इनिशियल वाली होती है। और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लगा सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, खाली रिडबर्ग कांस्टेंट में आंसर दे सकते हो। इससे लगा दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँगी, 1/λ है तो उसको कन्वर्ट कैसे, जैसे ही मुझे मेरा ये आंसर आ गया 3/4 रिडबर्ग कांस्टेंट में छोड़ दिया अपने आंसर। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, अपने आप लैम्डा निकल आएगा, 4/3 कर दिया बस, ठीक है। अच्छा, ये वही है, सेकंड लाइन ऑफ बार्नर सीरीज निकालना है हीलियम का, इजी है, ठीक है। करने की कोशिश करना सब, मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ, करने की कोशिश करना। ये देखो लास्ट लाइन की बात हो रही तो इन्फिनिटी की बात हो रही, और लाइमन सीरीज़ किसकी होती है, 1 की होती है। एन इक्वल, देखो ऐसे भी दे सकता है, ये थोड़ी कि एन इक्वल्स टू 1 दिखे हमेशा, या फर्स्ट ऑर्बिट लेके लाइमन सीरीज़ भी लिख सकते हैं। लाइमन सीरीज़ याद कर लो, 1 होती है लाइमन सीरीज़ में, तो ऐसे करके भी। और लिथियम आयन में कितना होता है, 3 होता है, जेड लिख दिया। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होती है, डी अकॉर्डिंग टू ये एक साइंटिस्ट है, डी ब्रॉगली ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 तरीके के मतलब 2 तरीके के बिहेवियर को पोजेस करते हैं। कौन सा, पहले तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल टाइप का भी होता है और एक वेव टाइप का भी होता है, 2 नेचर होते हैं इसके, पार्टिकल और वेव। और ये इसने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इसने बोला था कि खाली इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और एटम भी ऐसे बिहेव करता है, मतलब 2 उसके वो होते हैं नेचर, एक पार्टिकल और वेव। एनर्जी ऑफ, इसने क्या बताया था कि ये तो मैं फॉर्मूला मालूम में एच अपन में, एक और फॉर्मूला था E=mc², ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था E=mc, एक ये था h/μ। अच्छा, इन दोनों की फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं ना, mc² हो गया, ठीक है। तो h, ये म्यू की क्या एक फॉर्मूला था c/λ होता है, वो पढ़ा था हमने एक बार, ठीक है। अब ये क्या, इसको अगर मैं यहाँ पे, चलो मैं आपको धीरे धीरे करके बताती हूँ। एक सी से ये सी कट सकता है ना आराम से, क्योंकि आमने सामने कट जाएगा आराम से, ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, h/λ mc। ये जो h है मैं इसको यहाँ भेज सकती हूँ, ऐसे तो कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने इस लैम्डा को यही रहने दिया और mc/h कर दिया। अब इसको ऊपर नीचे को रेसिप्रोकल कर दिया। ये आपका न्यू फॉर्मूला इंपॉर्टेंट वाला, वेवलेंथ की बहुत सारे फॉर्मूले में देख चुके हैं, ये भी है उनमें से, ठीक है। एक ये वाला भी था कांस्टेंट वगैरह, ठीक है। तो अगर m निकालने को आ जाए, देखो h और c तो कांस्टेंट है ही, m निकालने को आ जाए तो ये कर सकते हो। लैम्डा जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इसमें, ठीक है। ये बेसिकली m जो है मास है, अगर मास निकालने को आ जाए तो ये मास, देखो मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, h दे रखा है, फॉर्मूला लगा दिया, बेकार सवाल। एक सेकेंड, h/μ h/v mv, हाँ कई बार ना जो ये mc है ना, ज़रूर थोड़ी है, c तो हमेशा वैक्यूम के लिए होता है, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा वैक्यूम में लगती है, वैक्यूम में। अगर वैक्यूम में नहीं है, वेलोसिटी आपको दे रखी है क्वेश्चन में, तो आप ये λ=h/mv भी लगा सकते हो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉल। अगर जैसे बॉल की बात हो रही है इसलिए भी लगाइए, अगर वो वैक्यूम, अगर कुछ दे नहीं रखा होता तो सी ही लगाते हैं, वैक्यूम मानते हैं, ठीक है। भाई ये मास ऑफ फोटोन निकालना है, वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है। ये सब इजी है, मैं कराने दे रही ज़्यादा। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, ऑर्बिट बेसिकली आता है सर्कुलर पाथ जिसके अराउंड न्यूक्लियस, देखो पढ़ लो ये चीज़ें, तो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं देखो दिखा रही हूँ। अब ये अच्छा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ये एक साइंटिस्ट है, इसने बोला था कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कि उसने पहले ने क्या बोला था कि वेव और पार्टिकल की डी ब्रॉगली ने बोला था ये वाली बात, तो इसने बोला था इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। बेसिकली इसने ये बोला था कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है मेज़र करना एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, कि
इसको मिला के इसमें ये बताती है कि आप किसी भी बेसिकली पार्टिकल की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की आप पोजीशन और मोमेंटम को नहीं मेज़र कर सकते, ठीक है। और वो भी एकदम एक्यूरेटली, मतलब बिल्कुल एकदम सही, मतलब कर तो सकते हो, आसपास आ सकते हो तुम्हारा आंसर, लेकिन एकदम एक्यूरेटली नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर इसने एक मैथमेटिकली करके दिखाया था शो। एक्स क्या है, पोजीशन है, डॉट डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम है, और ये क्या है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है ये, h4π। अब देखो ये मत पूछना ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ये उसने खुद बोला था, अब हमें भी नहीं मालूम। अब यहाँ पे जो मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, mv। तो यहाँ पे हम mv भी लगा सकते हैं, m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू मत लगा देना, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा हमेशा, h/4π। जो डब्बे में बंद करी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। देखो ये m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, ये क्या है, पोजीशन थी, वेलोसिटी, प्लैंक कांस्टेंट, और ये मोमेंटम। हाइजेनबर्ग, ये क्यों ज़रूरी था, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन है। देखो ये सब पढ़ लेना खुद। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, हमें पोजीशन दे रखी है, एंगस्ट्रॉम में दे रखी, कन्वर्ट कर सकते हो आराम से, वेलोसिटी निकालनी है, बस फॉर्मूले में लगाना है, कुछ नहीं करना है यार, क्या ही बताऊँ इसमें। वेवलेंथ का ये देखो, वेवलेंथ, वेलोसिटी दे रखी है हमें, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो देखो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था ऊपर 9.1 ये होता है, तो हमने खुद ही लगा दिया, दे नहीं रखा था। एच की वैल्यू मालूम है, कॉन्स्टेंट है, बस लगा दिया, और क्या है। ये क्या है, अ गोल्फ बॉल ऑफ अ मास इतना 40 किलोग्राम का मास है, स्पीड ऑफ ये मास दे रखा है, स्पीड मतलब वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। इफ द स्पीड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2% कैलकुलेट। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, 2% की स्पीड से बोल रहा है ना वो। वेलोसिटी कितनी 45 दे रखी है, ठीक है। स्पीड क्या है 45 दे, लेकिन बोले 2% की, इंटू 2/100 कर दिया, जो कि सॉल्व करके ये आ गया, ठीक है। अब क्या है, डेल्टा एक्स निकालना है, पोजीशन निकालनी थी, मास दे रखा है, तो ऐसे करके फॉर्मूला में लगा देना, ठीक है। 2% बोले तो ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देना बस। क्वांटम नंबर की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इस चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर की बात करते हैं। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, बेसिकली कुछ सेट ऑफ 4 नंबर है ये, जिनसे हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम में कितना है, कैसा है, ठीक है। अच्छा पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटिटी, 4 याद करने बहुत इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे एन से डिनोट करते हैं। दूसरा क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे एल से डिनोट करते हैं। तीसरा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे एम से डिनोट करते हैं। चौथा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर जिसे एस से डिनोट करते हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं होता क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नील्स बोहर ने दिया था, इसने बोला था कि टेल्स, इसमें क्या जो प्रिंसिपल क्वांटम है वो होता है मेन शेल और ऑर्बिट ऑन द एनर्जी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ये था कि न्यूक्लियस के पास जो सबसे पहली मेन शेल जो है, मेन ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन कैसे इवॉल्व होता है, इसने ये बताया था। तो जैसे कि हमें मालूम है ऐसे करके होते हैं, n = 1 2 3 4 और के एलिमेंट। तो नंबर ऑफ सब शेल, इसने क्या फॉर्मूला याद करना ज़रूरी है इसमें, बस नंबर ऑफ सबशेल एंड ये तो छोड़ो, नंबर ऑफ ऑर्बिटर कितने होते हैं, n² होते हैं। ये देखो ये है इंपॉर्टेंट। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या होता है, mv², ये मैंने पढ़ा था, mvr/nh/2π। ये भी छोड़ो, ये याद करने की चीज़ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, n = 2n², बेसिकली 2n²। अच्छा चलो मैं बोलूँ कि चलो मुझे बताओ हाइड्रोजन में कितने हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, कैसे बताओगे, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रही हूँ मैं। तो 2 हाइड्रोजन में n कितना है, 1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 2। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है। ऐसे करके n की वैल्यू दे देंगे, बस कुछ भी हो तो हमें बस n की वैल्यू लगानी है।
एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या फॉर्मूला होता है? नहीं, एजीमुथल क्वांटम नंबर की बता दो। ये क्या है? ये तो मेन शेल के लिए था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा वाला क्या है? ये सब शेल, मतलब मेन शेल के पास वाला जो शेल होता है उसे सब शेल कहते हैं, उसके लिए है। इसमें क्या है, जो एल की वैल्यू है वो ज़ीरो, देखो पहले में क्या था, जो एन की वैल्यू थी वो 1 2 3 या 4 से स्टार्ट थी। एल में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 फिर 2 फिर 3। और इसमें क्या था, के, और इसमें क्या है, एस पी डी एफ। इम्पॉर्टेंट है ये सब कुछ जो बता रही हूँ मैं। अच्छा, जो एल है तो जो एल है ना वो एन से एक छोटा था, जैसे 1 है तो एक कम है, 2 है तो एक कम है, 3 है तो एक कम है, एक कम है ना, बेसिकली ये बता रहा है। जैसे कि अब बताती हूँ अभी आगे। और एल का फॉर्मूला क्या है, अगर वो पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर अ गिवन वैल्यू पूछे एल में, ठीक है, क्या बोलोगे एजीमुथल क्वांटम नंबर में, तो इसका फॉर्मूला एल है 2n+1। और मैक्सिमम, अब इलेक्ट्रॉन पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रिंस इसमें एजीमुथल नंबर में कितने होते हैं, L = 2l+1। और अगर पूछे एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, तो ये फॉर्मूले सब लिखने वाले हैं, h/2π, ठीक है। ये किसने दिया, लाइंड नाम का इंसान था, उसने दिया था ये। उसने क्या बोला था कि जो मैग्नेटिक में है बेसिकली वो -L से +L तक है। बेसिकली कैसे है बताती हूँ। जैसे कि L अगर 1 दे रखा है तो ये होगा m = -1 to +1। पहले में -1 to +1 हो गया। अब L जगह पर 2 दे रखा है तो -2 to +2 होगा, ऐसे करके। ये वाला तो मेरी भी समझ नहीं आ रहा, ये दो मुझे एंड की कभी समझ नहीं आते थे 11th में, कभी नहीं आए। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर बताती हूँ। सॉरी यार, बस ये दो समझ नहीं आते मेरे को, मुझे आज तक नहीं समझ आया, आप क्या ही समझ आएंगे। इसके दो थोड़े से समझ लेना, बाकी तो मैं पूरा चैप्टर करा लूँगी। स्पिन क्वांटम नंबर क्या आता है, स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है, ठीक है। ये किसने बोला था, इल्हेनबर्ग ने। तो उसने बोला था 2 तरीके से स्पिन करता है, या तो प्लस में कर सकता है या माइनस में कर सकता है। हाफ स्पिन करता है, मतलब एक बार में हाफ ही स्पिन करेगा, ठीक है। हाफ का साइन ऐसे कुछ होता है, ऐसे करके और ऐसे करके, ये हाफ है। तो या तो पॉजिटिव में करेगा, नेगेटिव में करेगा। स्पिन एंगुलर मोमेंट का फॉर्मूला ये रहा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे स्पिन में क्या है, तो फॉर्मूला ऐसे को n/2। मैग्नेटिक मोमेंट पूछे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक मोमेंट वाला। मैग्नेटिक मोमेंट पूछे, ये आएगा n+2। और इसकी ऐसा ही नोट करते BM, मतलब बोहर मैग्नेटन। इसमें जो n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, में कितने इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड हैं। टोटल स्पिन +-n/2। n मतलब n का यहाँ पे अगर कोई भी ऑर्बिट है, n = 1 2 3 जितना भी दे रखा है, तो यहाँ पे n किलो लगा देंगे। व्हाट इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n अलाउंस फॉर g, ये वो ये पागल हो गया। n की वैल्यू 5 दे रखी, जी ऑर्बिटल के लिए पूछा है। अच्छा, g a s p d f। अच्छा, l की वैल्यू 4 दे रखी है, ठीक है। और l फॉर्मूला लगाना है उसका, l+1 होता है। अच्छा, वो पूछा है नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें। अच्छा, तो फॉलोइंग ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, अरे मैंने तो ये कराया ही नहीं, 1s2 2s2p। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी 1s2 2s2 2p की, क्योंकि इसमें पूरा एकदम पीरियोडिक टेबल पढ़ानी पड़ेगी, तब समझ आती है चीज़। ये तो अभी के लिए ये वाला पार्ट में थोड़ा कम ही समझा रही हूँ, दूसरी वीडियो में बताऊँगी। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ
एटम क्या होता है? हाँ, तो ये होता है। तो बेसिकली ये ऐसे करके होता है कुछ। ये क्या होता है कि एम्पलीट्यूड बताता है वेव का, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। और अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या होता है, टेल्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये सब इतना ज़रूरी है नहीं। हाँ, ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये वैसे मैंने खुद आज तक याद नहीं करी, क्या ही बताऊँगी मैं, मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आया आज तक। श्रोडिंगर गिवन न्यू, ये नाम साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये बताया डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया। हीजनबर्ग इंस्टीट्यूटिव प्रिंसिपल में ये इसने बताया था। बस देखो मैं बताऊँ ट्रिक क्या है। ऊपर के सबसे में यहाँ तक, यहाँ पे एक्स है, वाई है, जेड है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपन एच स्क्वायर ई माइनस वी। वैसे याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सही बताते हैं, इतना कुछ नहीं आता इसमें। शेप ऑफ ऑर्बिटल ये इम्पोर्टेंट है, चलो बता देते हैं। ऑफ बाय प्रिंसिपल भी इम्पोर्टेंट है, यार बहुत दिमाग खराब नहीं होगा तो क्या है। शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसी होती है? जैसे एस, अभी मैंने पढ़ा था एस पी डी एफ ऑर्बिटल होते हैं। एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। ठीक है, देखो 1s2 2s 2p। अच्छा याद आ गया मुझे। तो पहले ऑर्बिटर में ना देखो, एस में एक ही बढ़ सकता है इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 बढ़ सकते हैं 2p, और था 3d, और ये था 4f। ऐसे करके होता है 1s 2p 3d 4f। ठीक है, ऐसे करके होता है ये कुछ। तो एस ऑर्बिटल में क्या है, बेसिकली शेप दे रखा है एक्स वाई जेड करके। ठीक है, पी देखो नॉर्मल है यार ये। देखो एस ऑर्बिटल की बात करेंगे, ये वाला डॉट मैंने अभी समझाया नहीं है, मैं एक प्रॉपर चार्ट बना के समझाऊंगी अगली वाली वीडियो में। ठीक है, देखो एस ऑर्बिटल में क्या होता है कि बेसिकली ये ऐसे करके होता है। तो ये मालूम है, ये तो एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, लेकिन इसमें उल्टा है, ये वाई एक्सिस नहीं होती, हाँ तो जेड एक्सिस होगी। और सॉरी, ये एक्स हो गई, ये जेड होगी, और इसके बीच में जो जाएगी ये वाई होगी। उल्टा होता है इसमें, वाई जो होती है वो हमेशा ऐसी होती है और जेड हमेशा सीधी होती है। पी में क्या होता है, डम्बल शेप होती है बेसिकली पी में हमेशा। ये एक्स होगी, इसे पी एक्स कहते हैं, उसके बीच में से चल रहा है ये पी वाई। ऐसे होता है ये पी वाई सीधी, पी जेड इसमें टेढ़ी होती है। एक डम्बल शेप होती है। डी ऑर्बिटल में डबल डम्बल शेप, 2 डम्बल होते हैं इसमें, बेसिकली ऐसे बनती है। ये जेई में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसकी तो अलग से वीडियो देखना जेई के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऐसे होती है, ये इसे कहते हैं डी एक्स वाई। ऐसे ये इसे कहते हैं डी वाई जेड, डी वाई स्क्वायर, ये डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ये डी एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर। ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब बेसिकली स्पिन को दर्शा रहा है कि दो लोब्स मतलब 2 ये है, तो इनके अपोजिट स्पिन होता है, अपोजिट होता है स्पिन। नोड प्ले सकते ऑफ बॉब प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ऑफ बॉब प्रिंसिपल में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू डिफरेंट ऑर्बिटल इन द इंक्रीज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो कैसे फिल होंगे, डिफरेंट ऑर्बिटल में इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जिसकी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी वो उतने ज़्यादा वैसे वैसे फिल हो जाएंगे, और ऑर्बिटल जिनकी लोएस्ट एनर्जी होगी वो पहले फिल होंगी। ठीक है, ये बोला था ऑफ बॉब ने। और इसने ये भी बोला कि द एनर्जी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इज असाइन फॉर n+n, रूल से मालूम पड़ेगा। हाँ ये रहा 1s2 2s2 ऐसे होते हैं। देखो एस में हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, पी में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं सॉरी, एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पी में
2 3 4 5 6 नहीं, मैं भूल रही हूँ बताना। 1 2, हाँ सॉरी, एस में एक ही भरा जा सकता है, इसमें भी एक ही भरा जा सकता है। 3D 4 है। मैं सब गलत बता रही हूँ, रुक जाओ यार। 1 2 3 4 5 6, 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का, देखो ये है 1s 2s 2p। ये वाला मैं अलग ही वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि मेरे को ये समझना खुद पड़ेगा, कि मैं भूल गई हूँ। मुझे आता तो है पर मैं भूल गई हूँ। 2 यही 2 फिर 4 आता है, 3D आता है, हाँ 4s के बाद 3D आता है। तो मुझे याद तो सही है, बस वही है, मैं भूल चुकी हूँ थोड़ा। अच्छा याद आ गया मुझे, ऐसे भरा जाता है ये। पहला तो 1s होता है, ठीक है, क्योंकि एक में सिर्फ ऐसे में ही भरते हैं। फिर 2s होता है, फिर 2p होता है, क्योंकि s पहले सबसे कम एनर्जी वाला भरा जाता है ना ऑर्बिटल, तो s सबसे कम एनर्जी का होता है, पहले वो भरते हैं। फिर 3s होता है, फिर 3p होता है, फिर 4s आ जाता है दोबारा, फिर 4p आएगा यहाँ पे, है ना। लेकिन 4p से पहले एक और आता है, वो उसे कहते हैं 3D। 3D में क्या होता है, n-1 होता है, मतलब अगर जितने तुम्हारा p है, p अगर तुम्हारा 4 है तो 4 से वो एक कम हो जाता है, 3 हो जाता है, और पहले बताया जाता है 3D होगा। अभी मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊँगी आगे वीडियो में। ऐसे ही 5s होगा, फिर एक और कम हो जाएगा 4D, फिर 5p हो जाएगा, ऐसे ही कर करके फिर 6s हो जाएगा। अब यहाँ पे जब 6 तक आते हैं ना, तो यहाँ पे अब बोलोगे 6D भरो, सॉरी 5D भरो। 5D से पहले एक और कम हो जाता है, 4f हो जाता है, मतलब D से पहले एक और कम हो जाता है 4f में, फिर 5D होगा। मुझे मानने में कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं समझा ही नहीं रही अभी। बस ये समझ लो ऑर्बिटल प्रिंसिपल क्या होता है। n+l रूल क्या होता है, ऑर्बिटल उसने ये बोला था कि जो जिसकी एनर्जी लोगी वो पहले भरा जाएगा, फिर उसके बाद वाले। कुल मिला के ये है। अब ये मैं अच्छे समझाऊंगी, एकदम बढ़िया वीडियो ला के। नोट इसने क्या है, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है। नोट 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 क्वांटम आइडेंटिटी। जो ऊपर ये 4 क्वांटम नंबर पड़े थे ना, वो एक साथ नहीं आ सकते किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन में, ये बोल रहा था पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है। हुंड्स रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस इन द डिनेरेटेड नहीं था यार, डीजनरेटेड है ये, डीजनरेटेड ऑर्बिटल अंटिल ईच ऑफ द ऑर्बिटल कंटेन। जब तक इसने कहा था कि जब तक एक आपके इलेक्ट्रॉन के अंदर सेम स्पिन के नहीं आ जाएंगे, तब तक आप और स्पिन में नहीं भर सकते। इसके इसमें एक कंप्लीट हो गया एक। देखो पता है कैसे भरा जाता है ये सब चीज़ें। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए, एस में तो हमेशा ये 1 होता है, पी में हमेशा 3 होते हैं ऑर्बिटल, डी में 10 होते हैं, और 10 भर सकते हो 10 तरीके के, ठीक है। तो इसमें पहले क्या होता है, पहले एक भर जाता है, फिर दूसरा, फिर ये हाफ स्पिन है, फिर तीसरा। ये नहीं कि पहले आप इसी को भर दो पूरे, फिर जब ये पूरे भर जाते हैं एक बार, तब ये भर जाते हैं ऐसे करके। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी वही सब चीज़ें हैं मतलब मैं बताऊंगी नहीं। डीजनरेटेड ऑर्बिटल क्या होता है, जो ऑर्बिटल की सब शेल में एनर्जी सेम होती है उसे डीजनरेटेड ऑर्बिटल कहते हैं। ये रही इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन, ये मान इसमें 1s 2s। देखो ये पढ़ना ताकि कैसे कि हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है। तो मैंने कहता है पहले एस को भरते हैं, एस में कितना 1 ही आता है, तो पहले 1s 1, ठीक है। अच्छा, हीलियम के कितने होंगे, 2 होते हैं, तो मैंने कहा एस में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखो एस को हम ऐसे ही तो बढ़ते हैं, 1 होता है तो उसमें एक ये आ जाता है, एक या 2 आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 2 आ सकते हैं, तो ये होगा 1s2, ठीक है, 1s2। लिथियम में कितने 3 होते हैं, तो इसमें क्या आएगा, पहले तो 3 होते हैं, तो पहले 2 वाले तो भर दो, 1s2 तो भर दो। अब एक बचा, अब क्या होगा, यहाँ पे 2s आ जाएगा, क्योंकि एक तो भर चुका है 1s वाला, अब इसमें और भर नहीं सकते 2 से ज़्यादा, तो 2s वाला ऐसे करके फिर 1s2 2s2 फिर 1s2 2s2। अब ये 4 तक भर सकते हो, 2 तक भर सकते हो, मतलब 2 तक भर सकते हो, 2 के आगे नहीं भर सकते,
ठीक है। फिर आगे 2p, 2 से स्टार्ट होगा। जो p है वो 1 से स्टार्ट, 2 से स्टार्ट होता है। 2p1, ये 6 है ये। अब देखो गिनना ऐसे 2 2 2, 6 हो गए, 2 2 3 7 हो गए, ऐसे करके भी। अब जो p है वो 5 तक बढ़, सॉरी 5 के नहीं, p है जो 6 तक बढ़ सकते हो, क्योंकि देखो p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2, तो देखो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो 6 बढ़ गई है। तब ये 6 कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर d आ जाएगा। d के अंदर 10 होते हैं, ऐसे करके 10 होते हैं, 10 10 होते हैं, मतलब 5 ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल तो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, और ये इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। ऐसे f के अंदर 7 बने होते हैं ये बॉक्सेस, और 14 होते हैं, बताऊँगी मैं आगे। जैसे कि आगे देखो 3D से स्कैंडियम, ये इसका नंबर होता है 21, सॉरी मेरे लैपटॉप पे चल गया, 21 22 तक, 21 से लेके 30 तक है। अब देखो 21 में, देखो 21 में 18 तक तो सेम हो गए। 3D1 अभी बताऊँगी, छोड़ो समझ नहीं आएगा अभी कुछ भी, ये भी कुछ समझ नहीं आएगा, अगली वीडियो में बताऊँगी। धन्यवाद।